नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर। दोस्तों, अगर दिल्ली में कोई आपसे कहे कि अगले कुछ साल में नॉर्थ दिल्ली से गुरुग्राम तक बिना शहर के ट्रैफिक में फंसे एक नया हाई स्पीड कॉरिडोर बनने वाला है, तो शायद पहली नजर में यकीन ना हो। लेकिन इस बार मामला अफवाह का नहीं, बल्कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का। यही वजह है कि आज का वीडियो सिर्फ एक सड़क की खबर नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी बेहद अहम है जिनका घर दिल्ली, गुरुग्राम, द्वारका, नरेला, बवाना या आसपास के इलाके, और उन इन्वेस्टर्स के लिए भी जो ये समझना चाहते हैं कि अगला बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर गेम चेंजर कहां बनने वाला है। आपने UER 2 यानी अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का नाम जरूर सुना हो, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके और जिसने अलीपुर से द्वारका और IGI एयरपोर्ट तक नई कनेक्टिविटी दी। लेकिन अब जिस प्रोजेक्ट की बारी है उसका नाम है UER 1 यानी अर्बन एक्सटेंशन रोड 1, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसके साथ गुरुग्राम की 75 मीटर वाली अपर द्वारका एक्सप्रेसवे रोड को भी जोड़ दिया गया। इसका मतलब है कि दिल्ली और गुरुग्राम के बीच एक और बड़ा कॉरिडोर तैयार करने की शुरुआत हो चुकी है। मेरे हाथ में NHAI का रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी RFP डॉक्यूमेंट जो जुलाई 2026 में जारी हुआ, और इसमें साफ लिखा है कि एजेंसी अब UER 1 के बचे हुए हिस्से को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR तैयार करने के लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने जा रही है। अब यहाँ बहुत से लोग सोचेंगे DPR आखिर होती क्या है। सिंपल भाषा में समझिए, जब कोई बड़ा रोड प्रोजेक्ट बनता है तो सबसे पहले उसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार होता है। सड़क कितनी चौड़ी होगी, कहाँ कहाँ फ्लाईओवर बनेंगे, कितनी जमीन लगेगी, कितना खर्च आएगा, ट्रैफिक कितना होगा, फ्यूचर में कितनी गाड़ियां चलेगी, इन सब का साइंटिफिक और इंजीनियरिंग स्तर पर जो प्लान बनता है वही DPR कहलाता है। यानी अभी सड़क बननी शुरू नहीं हुई, लेकिन सड़क बनने की सबसे इंपॉर्टेंट सरकारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब सवाल उठता है कि आखिर UER 1 है क्या। दोस्तों, दरअसल दिल्ली के मास्टर प्लान के तहत कई दशक पहले ये सोच बनाई गई थी कि राजधानी के अंदर का ट्रैफिक कम करने के लिए बाहरी हिस्सों में ऐसे कॉरिडोर बनाए जाएंगे जहां लंबी दूरी की गाड़ियां शहर के बीच से गुजरे बिना निकल सके। इसी सोच से अर्बन एक्सटेंशन रोड की अवधारणा आई। UER 2 काफी हद तक बन चुका है, लेकिन UER 1 लंबे समय से अधूरा पड़ा हुआ है। अब NHAI उसी अधूरे हिस्से को आगे बढ़ा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है, ये कोई नया सपना नहीं। DDA के पुराने प्लानिंग रिकॉर्ड्स में भी UER 1 के कई हिस्सों का जिक्र पहले से मौजूद है, जिसमें नरेला, अलीपुर रोड जंक्शन, FCI गोदाम के पास फ्लाईओवर और कई इंटरचेंज शामिल। यानी सरकार पुरानी योजनाओं को अब जमीन पर उतारने की पूरी कोशिश कर रही है। अब आइए सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, आखिर कितना लंबा प्रोजेक्ट है। RFP के नेक्चर 1 में पूरे DPR को 4 हिस्सों में बांटा गया। पहला C से D स्ट्रक्चर, जिसकी लंबाई करीब 14 किलोमीटर। यहाँ खास बात यह है कि डॉक्यूमेंट में इसे बैलेंस स्ट्रेच कहा गया, यानी इसका कुछ हिस्सा पहले से मौजूद है या पहले की योजना में शामिल, अब सिर्फ बचा हुआ हिस्सा तैयार होगा। दूसरा है D से E स्ट्रक्चर, जिसकी लंबाई करीब 20 किलोमीटर और यही पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। तीसरा है E से F, जो लगभग 10 किलोमीटर लंबा है, लेकिन चौथा हिस्सा सबसे ज्यादा चर्चा में यह है E से G स्ट्रक्चर, जिसकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर, और यही वो हिस्सा है जहां गुरुग्राम की 75 मीटर अपर द्वारका एक्सप्रेसवे रोड को UER 1 का हिस्सा बनाया गया। यानी कुल मिलाकर लगभग 49 किलोमीटर का नेटवर्क इस DPR में शामिल है, और डॉक्यूमेंट साफ कह रहे हैं कि कॉरिडोर दिल्ली और हरियाणा दोनों राज्यों से होकर गुजरेगा। अब जरा सोचिए, आज अगर नरेला और अलीपुर से गुरुग्राम की तरफ जाना हो तो कई जगह शहर के ट्रैफिक में फंसना पड़ता है, लेकिन अगर ये पूरा नेटवर्क तैयार हो जाता है तो उत्तर दिल्ली से गुरुग्राम तक एक नया चौथा कॉरिडोर मिल सकता है। दोस्तों, मेरे हिसाब से यही इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा गेम चेंजर। अब बात करते हैं उस 75 मीटर रोड जिसका नाम आपने कई बार सुना हो। अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास रहते हैं तो आपको पता होगा कि गुरुग्राम की 75 मीटर रोड की हालत कई जगह ऐसी है कि लोगों को गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ती, बरसात में हाल और खराब हो जाता है। लेकिन अब जब इस ऑफिशियल तौर पर UER 1 नेटवर्क का हिस्सा बनाया जा रहा है तो इसका मतलब ये माना जा रहा है कि इस पूरे सेक्शन की प्लानिंग अब बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क के हिसाब से हो। अब सड़क कितनी चौड़ी होगी, यहाँ एक और बड़ा आंकड़ा सामने आता है। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक पूरे प्रोजेक्ट का राइट ऑफ वे यानी आंतरिक चौड़ाई 80 मीटर रखी गई। ये सामान्य शहरी सड़कों से काफी ज्यादा है। तुलना करें तो दिल्ली और गुरुग्राम की बहुत सी प्रमुख सड़कें
30 से 45 मीटर चौड़ाई के दायरे में आते हैं, जबकि यहाँ 80 मीटर का कॉरिडोर प्लान किया गया। इसका मतलब सिर्फ सड़क नहीं बल्कि फ्यूचर में सर्विस रोड, इंटरचेंज, ड्रेनेज, यूटिलिटी कॉरिडोर और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी जगह छोड़ी गई। अब सबसे बड़ा सवाल, पैसा कौन देगा? बहुत से लोग मानते हैं कि एनएचआई सड़क बना रहा है तो पैसा भी वही लगाएगा, लेकिन इस डॉक्यूमेंट में एक अलग व्यवस्था दिख रही है। इसमें साफ लिखा है कि पूरे प्रोजेक्ट की कुल परियोजना लागत डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी वहन करेगी, जबकि डीपीआर तैयार कराने और आगे के प्रोसेस में एनएचआई प्रमुख एजेंसी रहेगी। ठीक वैसा ही मॉडल जैसा पहले यूईआर 2 में वायबिलिटी गैप फंडिंग के दौरान देखने को मिला। अब ट्रेडर की टाइमलाइन भी समझ लीजिए। आरएफपी 17 जुलाई 2026 को जारी, 24 जुलाई तक सवाल पूछने की अंतिम तारीख रखी गई थी। 27 जुलाई को प्री बिड मीटिंग हुई थी और 17 अगस्त 2026 तक बिड जमा करने की समय सीमा रखी गई। यानी सरकार अब कंसल्टेंट चुनने के प्रोसेस से आगे बढ़ चुकी। अब जमीन पर मौजूदा स्थिति क्या है? डॉक्यूमेंट के सैंपल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन में बताया गया है कि जिन इलाकों में ये कॉरिडोर गुजरेगा वहां अभी काफी हिस्सा एग्रीकल्चर लैंड है, कुछ हिस्से शहरी इलाके में आते हैं और कुछ फॉरेस्ट इलाके से भी जुड़े हैं। साथ ही भारी कमर्शियल ट्रैफिक और ट्रकों की मौजूदगी का भी जिक्र किया गया। इसका मतलब साफ है कि कॉरिडोर अभी पूरी तरह विकसित शहरी इलाकों से नहीं गुजरता, बल्कि ऐसे इलाकों से भी होकर जाएगा जहां आने वाले सालों में डेवलपमेंट की नई कहानी लिखी जा सके। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब यूईआर 2 का काम शुरू हुआ था तब बवाना और नरेला बेल्ट को बहुत लोग सिर्फ बाहरी इलाका मानते, लेकिन सड़क बनने के बाद वहां की कनेक्टिविटी पूरी तरह बदल गई। यही वजह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अक्सर रियल एस्टेट की दिशा बदल देता है। हालांकि यहाँ एक जरूरी सावधानी भी समझिए, सड़क का डीपीआर बनना और जमीन के दाम तुरंत दोगुने हो जाना दोनों अलग अलग बात। कई बार डीपीआर बनने के बाद भूमि अधिग्रहण, एनवायरमेंट परमिशन, बजट और कंस्ट्रक्शन में कई साल लग जाते, इसलिए सिर्फ अफवाह सुनकर इन्वेस्टमेंट करना समझदारी नहीं हो। अब एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा देख, डीपीआर तैयार करने की कंसल्टेंसी लागत लगभग 6,24,000 रुपए प्रति किलोमीटर आकी गई, लेकिन ध्यान रखिए ये सिर्फ प्लानिंग का खर्च है, सड़क बनाने का नहीं। कई लोग इस आंकड़े को देखकर पूरी सड़क की लागत समझ बैठे, जबकि असली कंस्ट्रक्शन लागत इससे कई गुना ज्यादा होती। अब अगर इन्वेस्टर्स की नजर से देखें तो कई इलाकों पर नजर रखनी चाहिए। सबसे पहले नरेला और अलीपुर बेल्ट, जहां पहले से कई इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाएं चल रही। दूसरा बवाना के आसपास का इलाका। तीसरा द्वारका की तरफ का नेटवर्क और चौथा गुरुग्राम की 75 मीटर रोड और उसके आसपास का इलाका। लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा, ये इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा को समझने का नजरिया है। किसी भी प्रॉपर्टी में पैसा लगाने से पहले जमीन का रिकॉर्ड, सरकारी परमिशन, मास्टर प्लान और वास्तविक प्रगति जरूर जांच ली। मेरे अनुभव से रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं लोगों को मिलता है जो सिर्फ हेडलाइन नहीं बल्कि सरकारी डॉक्यूमेंट्स पढ़े, क्योंकि सड़क बनने की खबर तब तक बड़ी नहीं लगती जब तक उसका नक्शा, फंडिंग, ऑफिशियल प्रोसेस सामने ना आए। और इस मामले में सबसे बड़ी बात यही है कि अब यूईआर 1 सिर्फ कागज पर पुरानी योजनाएं नहीं रहा, बल्कि एनएचआई ने उसके बचे हुए हिस्सों को भी डीपीआर तैयार करने की ऑफिशियल प्रक्रिया शुरू कर दी। अगर आगे भूमि अधिग्रहण, परमिशन और कंस्ट्रक्शन समय पर आगे बढ़ते हैं तो आने वाले सालों में दिल्ली और गुरुग्राम के बीच कनेक्टिविटी का नक्शा पहले से अलग दिखाई दे सकता। यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट पर नजर रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ सड़क नहीं बनाता बल्कि शहरों की दिशा, ट्रैफिक का फ्यूचर और कई इलाकों की आर्थिक गतिविधियों को भी बदल देता है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आप भी इसी इलाके में रहते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। और मैं भी गोवा के बैनोलिम बीच पर थोड़ा सा सैर सपाटा कर लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।